एक सवाल, अगर कल को किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ये तय कर लें कि उनके राज्य की अपनी अलग आर्मी होगी और उनका अपना अलग करेंसी या पैसा चलेगा, तो क्या वो लीगली ऐसा कर सकते हैं? ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। हाँ, और अगर जवाब शायद हाँ या पता नहीं लग रहा है ना, तो यही सबसे बड़ी गलती होती है। इसका असली जवाब बहुत ही हैरान करने वाला है और वो जुड़ा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक ऐसे हिस्से से जो पूरे देश के पावर को प्रैक्टिकली कंट्रोल करता है। इसका एग्जैक्ट आंसर अभी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। और देखो, इस पावर की कंट्रोल को समझे बिना ना इंडिया के लीगल सिस्टम को समझना एक तरह से नामुमकिन ही है। ये कोई नॉर्मल पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये हमारे देश के एग्जिस्टेंस का बेस है। सही कहा। आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल की यानी 7वीं अनुसूची की। और आज की इस चर्चा का जो मेन मिशन है ना, वो सिर्फ किताबी ज्ञान देना या सेक्शंस पढ़ना नहीं है। हाँ, बल्कि एक ऐसा मेमोरी लॉक बनाना है जिससे एग्जाम लिखने वाले स्टूडेंट्स या लॉ को समझने का शौक रखने वाले लोग इस फेडरल स्ट्रक्चर को ताउम्र ना भूलें। आज हम डिकोड करेंगे कि सेंटर और स्टेट के बीच पावर का बंटवारा असल में कैसे होता है। और जब दोनों आपस में टकराते हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन का असली बॉस कौन साबित होता है, ये जानना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसको समझने के लिए ना एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल लेते हैं। मतलब मान लीजिए कि हमारा देश एक बहुत बड़ी कंपनी है। अच्छा, एक कॉर्पोरेट कंपनी, राइट। हाँ, अब इस कंपनी में एक ऐसा रूल बुक या मेमो है जो ये तय करता है कि कंपनी का सीईओ क्या फैसले लेगा और जो अलग-अलग ब्रांच मैनेजर्स हैं वो क्या फैसले लेंगे। सही है। लीगल लैंग्वेज में ना ये जो अधिकार या पावर देने वाला मेमो है वो है हमारा आर्टिकल 246। एग्जैक्टली। और जो 7 शेड्यूल है ना, वो एक तरह से वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है जिसमें उन कामों की पूरी लिस्ट या कह लो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। एक सेकंड रुकिएगा, मतलब आर्टिकल 246 खुद अपने आप में कोई लिस्ट नहीं है, वो तिजोरी है और 7 शेड्यूल उसके अंदर रखे हुए बॉक्सेस हैं। हाँ, बिल्कुल यही बात है। आर्टिकल 246 खुद कोई लिस्ट नहीं रखता, वो सिर्फ एक अथॉरिटी या पावर देता है। वो कहता है कि 7 शेड्यूल में जो 3 लिस्ट दी गई है ना, उनके बेसिस पर ही पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स अपने अपने कानून बनाएंगे। ओह अच्छा, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या इन दोनों को हमेशा साथ में पढ़ना और लिखना जरूरी है? बिना किसी डाउट के। देखो, बिना आर्टिकल 246 के 7th स्केड्यूल सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, और बिना 7th स्केड्यूल के आर्टिकल 246 के पास काम करने का कोई एरिया या फील्ड ही नहीं बचेगा। तो ये एक बहुत ही सॉलिड मेमोरी लॉक बन जाता है सबके लिए। शक्तियों का बंटवारा कभी अकेले काम नहीं करता। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। पावर देने वाला इंजन हो गया आर्टिकल 246 और उस पावर को रास्ता दिखाने वाला स्टीयरिंग व्हील हो गई 7th स्केड्यूल की 3 लिस्ट्स। वही तो। और इन 3 लिस्ट्स के अंदर का जो लॉजिक है ना, वो बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है। सबसे पहले अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें, जिसमें शुरू में 97 सब्जेक्ट्स थे और अब 100 हो चुके हैं, राइट। इस लिस्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर कानून बनाने का एक्सक्लूसिव राइट यानी पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ऐसा रूल होना बहुत जरूरी है। जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, रेलवे या करेंसी। हाँ, अब खुद सोचिए, अगर हर स्टेट के रेलवे के अपने अलग रूल्स होने लगे तो एक ट्रेन जो दिल्ली से चलकर तमिलनाडु जा रही है उसको तो हर स्टेट के बॉर्डर पर रुककर नए रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। बिल्कुल, वो तो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही ठप कर देगा देश का। इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी वाले सब्जेक्ट्स सेंटर को दिए गए। इसके बाद आती है हमारी दूसरी लिस्ट, स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टार्टिंग में 66 सब्जेक्ट्स थे और अब 61 बचे हैं, है ना? सही बात है। और इन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का राइट स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होता है, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर और लोकल गवर्नमेंट। और यहाँ स्टेट्स को पावर देने का रीजन रीजनल डाइवर्सिटी है। मतलब पंजाब में खेती के तरीके और पानी की जरूरत केरला से बिल्कुल अलग है। वही तो, एक ही खेती का कानून पूरे देश पर थोप देना बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। सेम चीज पुलिस के साथ है। लोकल लॉ एंड ऑर्डर के लिए वहां की भाषा और कल्चर की समझ होनी चाहिए। अब असली ट्विस्ट यहाँ आता है। डिफेंस और पुलिस तो ठीक है, समझ आ गया, लेकिन क्या होगा अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो लोकल और नेशनल दोनों लेवल्स पर इंपॉर्टेंट हो? और यहीं से एंट्री होती है हमारी तीसरी लिस्ट की, कंकरेंट लिस्ट, जिसे हम समवर्ती सूची भी कहते हैं। जिसमें पहले 47 सब्जेक्ट्स थे और अब 52 हैं।
एग्जैक्टली ये एक शेयर्ड प्रोजेक्ट की तरह है जहां पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। क्रिमिनल लॉ, मैरिज एंड डिवोर्स या लेबर लॉज इस लिस्ट में आते हैं। ताकि पूरे देश में एक बेसिक स्ट्रक्चर भी रहे और स्टेट्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें छोटे-मोटे चेंजेस भी कर सकें। लेकिन एग्जाम में यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है। हाँ, और वो ट्रैप क्या है पता है? जो लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं उनको लगता है कि एजुकेशन और फॉरेस्ट हमेशा से कॉन्करेंट लिस्ट में थे। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। नहीं था। ये 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नतीजा था। इमरजेंसी के उस दौर में 5 बड़े सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से निकालकर सीधा कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। जिसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट्स, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस शामिल थे। अब एजुकेशन को स्टेट से छीनकर कॉन्करेंट में डालना ये कोई मामूली बात थोड़ी थी। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बड़ी पॉलिटिकल सोच थी कि पूरे देश के करिकुलम पर सेंटर का भी कंट्रोल हो। खैर, इससे कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी जगह बन गई जहां दोनों पावर शेयर करते हैं। लेकिन एक कंफ्यूजन यहां बनता है। क्या कंफ्यूजन? देखिए, मान लीजिए क्रिमिनल लॉ या एजुकेशन पर दोनों ने कानून बना दिया। सेंटर कहता है प्राइमरी एजुकेशन सिर्फ हिंदी में होगी और एक स्टेट उसी वक्त लॉ निकाल दे कि उनके यहाँ प्राइमरी एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश में होगी। दोनों लॉ आमने सामने आ गए। हाँ, एक ही सब्जेक्ट, 2 अलग लॉज और दोनों एक दूसरे के एंटी। अब कोर्ट किसे सही मानेगा? इसे लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्यूगनेंसी, जो आर्टिकल 254 में दिया गया है। रिप्यूगनेंसी का सीधा सा मतलब है टकराव। ओके, आर्टिकल 254? हाँ, जब 2 लॉज एक साथ चल ही नहीं सकते, आर्टिकल 254 का रूल बहुत सिंपल है। अगर कंकॉरेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर स्टेट और सेंटर के बीच टकराव होता है तो हमेशा हमेशा सेंट्रल लॉ की ही जीत होगी। स्टेट का लॉ वहां तक वॉइड या जीरो हो जाएगा जहां तक वो सेंटर को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो फिर कंकरेंट लिस्ट में स्टेट को अधिकार देने का फायदा ही क्या हुआ? ये तो सिर्फ एक इल्यूजन या दिखावा हो गया ना? यही लगता है सुनने में। मतलब एंड में अगर पार्लियामेंट ही जीत रही है तो सीधा यूनियन लिस्ट में डाल देते इसको। ये तो वही बात हुई कि मैच शुरू होने से पहले ही विनर फिक्स है। यही सबसे बड़ी गलती होती है समझने में। एक रास्ता है, एक चीट कोड है जिससे स्टेट का लॉ सेंटर को हरा सकता है। ऐसा भी रास्ता है? वो कैसे? आर्टिकल 254 का क्लॉज 2 पढ़िए। वो कहता है कि अगर स्टेट का लॉ सेंटर के लॉ के खिलाफ है, लेकिन स्टेट ने अपना लॉ पास करने के बाद उस पर प्रेसिडेंट की असेंट यानी राष्ट्रपति की मंजूरी ले ली है, तो वो लॉ उस स्टेट की बाउंड्री के अंदर वैलिड रहेगा। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ तो एक बहुत बड़ा लॉजिकल इशू है ना। प्रेसिडेंट तो हमेशा सेंटर के मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो सेंटर गवर्नमेंट खुद अपने प्रेसिडेंट को ये एडवाइस क्यों देगी कि हमारे बनाए हुए लॉ को हराने के लिए इस स्टेट के लॉ पर साइन कर दीजिए? सेंटर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है और इसका आंसर पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में छिपा है। कई बार किसी स्टेट की लोकल सिचुएशन ऐसी होती है या वहां पब्लिक डिमांड इतनी स्ट्रांग होती है कि सेंटर उसको इग्नोर नहीं कर पाता। अच्छा, मतलब पॉलिटिकल प्रेशर। हाँ, सेंटर को लगता है कि अगर इस स्टेट को एग्जेम्पशन नहीं दी तो वहां बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है। तो सेंटर पॉलिटिकल प्रूडेंस दिखाते हुए प्रेसिडेंट को बोलता है कि ठीक है, सिर्फ इस एक स्टेट के लिए इनको अपना अलग कानून चलाने दो। ओह, अब समझ आया। और इस डॉक्ट्रिन पर कोई लैंडमार्क केस भी है क्या जिससे ये और क्लियर हो सके? बिल्कुल, होएस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983। ये केस रिपिग्नेंसी को समझने का मास्टर क्लास है। इसमें क्या हुआ था? कहानी कुछ ऐसी है कि सेंटर का एक लॉ था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसके अंदर सेंटर ने जीवन रक्षक दवाओं या मेडिसिन्स की प्राइसेस फिक्स कर रखी थी ताकि आम आदमी को सस्ती दवा मिले। ठीक है, प्राइस कंट्रोल सेंटर ने किया। लेकिन उसी वक्त बिहार गवर्नमेंट ने अपना एक टैक्स लॉ पास किया और उन्हीं मेडिसिन्स की सेल पर एक सरचार्ज यानी एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। तो दवा कंपनी वाले तो सीधा कोर्ट गए होंगे। उन्होंने तो यही बोला होगा कि सेंटर ने प्राइस फिक्स किया है, तो स्टेट टैक्स लगाकर प्राइस बढ़ा कैसे सकती है? एग्जैक्टली, उनका यही लॉजिक था कि ये तो सीधा आर्टिकल 254 का वायलेशन है, सेंटर और स्टेट में टकराव हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब केस देखा तो जज ने यहाँ बहुत अनएक्सपेक्टेड बात बोली। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि बिहार गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया है वो स्टेट लिस्ट की पावर के अंदर आता है और सेंटर ने जो प्राइस कंट्रोल किया है वो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ओ, रिपिग्नेंसी यानी टकराव तभी माना जाएगा जब दोनों लॉ एक ही फील्ड या एक ही सब्जेक्ट पर बने हों।
टैक्स लगाना अलग फील्ड है और प्राइस कंट्रोल करना बिल्कुल अलग फील्ड है, इसीलिए कोई टकराव है ही नहीं। और इसी के साथ कोर्ट ने आर्टिकल 254(2) वाला पॉइंट भी क्लियर किया था ना, कि अगर मान भी लें कि टकराव था और अगर स्टेट ने प्रेसिडेंट का साइन ले लिया होता तो वैसे भी वो वैलिड ही रहता। बिल्कुल सही पकड़ा। तो एग्जाम में इसका मेमोरी लॉक क्या बनेगा? टकराव यानी रिपग्नेंसी इक्वल्स आर्टिकल 254 इक्वल्स सेंटर बॉस है, जब तक कि स्टेट ने प्रेसिडेंट का ट्रम्प कार्ड यूज ना किया हो। ये बहुत सॉलिड तरीका है याद रखने का। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज पर आते हैं। जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब दुनिया बिल्कुल अलग थी। जमीन आसमान का फर्क था। हाँ, तब इंटरनेट नहीं था, साइबर क्राइम, क्रिप्टो करेंसी, एआई, डेटा प्राइवेसी, ये सब वर्ड्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा इनके बारे में। वही तो अब ये नए सब्जेक्ट्स किस लिस्ट में जाएंगे? क्या हर नए टॉपिक के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके किसी लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा? इसका सोल्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कनाडा के मॉडल से उठाया था। इसे कहते हैं रेजिड्यूरी पावर्स, यानी बची खुची शक्तियां, जिसका जिक्र आर्टिकल 248 में है। झोली में ही जाकर गिरेगी, स्टेट्स का उस पर कोई राइट नहीं होगा। सही बात है। और इसको कंफर्म करने के लिए एक हिस्टोरिकल केस है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एच.एस. ढिलन 1971। एससी ने इसमें रेसिड्यूरी पावर्स को बहुत डीप तरह से इंटरप्रेट किया था। एच.एस. ढिलन केस, इसमें तो पार्लियामेंट ने एग्रीकल्चरल लैंड पर वेल्थ टैक्स लगा दिया था ना? एग्जैक्टली। और स्टेट्स ने इसका हेवी प्रोटेस्ट किया। स्टेट्स का लॉजिक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था भाई। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर लैंड तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। सेंटर हमारे एरिया में घुसकर उस पर टैक्स कैसे लगा सकती है? लॉजिक तो उनका वैलिड लग रहा है। एग्रीकल्चर प्योरली स्टेट लिस्ट में आता है, सेंटर को वहां इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए। लेकिन एससी ने जो लॉजिक दिया वो एकदम मास्टर स्ट्रोक था। कोर्ट ने कहा, हम ये नहीं चेक करेंगे कि ये सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में है या नहीं, हम बस ये देखेंगे कि क्या एग्रीकल्चरल लैंड पर वेल्थ टैक्स स्टेट लिस्ट की किसी एंट्री में स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है। अच्छा, तो उन्होंने स्टेट लिस्ट स्कैन की पहले। हाँ, और जब स्टेट लिस्ट छानी तो वहां एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स की बात तो थी, पर एग्रीकल्चरल लैंड की टोटल वेल्थ पर टैक्स की कोई स्पेसिफिक एंट्री नहीं थी। ओह, और क्योंकि वो क्लियरली स्टेट लिस्ट में नहीं था और कॉन्करेंट में भी नहीं था, तो एससी ने कह दिया कि ये ऑटोमेटिकली एंट्री 97 यानी रेजिड्यूरी पावर्स में चला गया। बिल्कुल, और इस तरह पार्लियामेंट का उस पर लॉ बनाना वैलिड माना गया। इस केस से क्लियर हो गया कि जब भी डाउट होगा, पड़ला हमेशा सेंटर का ही भारी होगा। तो अब तक की स्टोरी से एक बात तो क्लियर है, कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर हावी है, नए सब्जेक्ट्स यानी रेजिड्यूरी भी सेंटर के पास है, लेकिन एक आखिरी कला बचता है, स्टेट लिस्ट, जिसे स्टेट अपना एक्सक्लूसिवली मानता है। हाँ, लेकिन क्या ये किला एक्चुअली सेफ है या कोई ऐसा बॉस मोड या चीट कोड है कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे पार्लियामेंट सीधा स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट्स पर भी अपना कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट बस देखती रह जाए? असली ट्विस्ट तो यही है। बिल्कुल ऐसा चीट कोड है। देखो, इंडिया का स्ट्रक्चर वैसे तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का है, पर जरूरत पड़ने पर यह कंप्लीटली यूनिटरी स्टेट यानी सेंट्रलाइज सिस्टम में बदल सकता है। ऐसी 5 स्पेशल सिचुएशंस है ना कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ, 5 ऐसी कंडीशंस जहां पार्लियामेंट बिना किसी अमेंडमेंट के सीधा स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकती हैं। तो चलिए इन 5 दरवाजों को एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला दरवाजा, आर्टिकल 249। इसमें क्या होता है कि अगर राज्यसभा, जो एक्चुअली स्टेट्स को ही रिप्रेजेंट करती है, वो अगर अपने 2/3 मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि नेशनल इंटरेस्ट में यानी राष्ट्र हित में जरूरी है कि इस स्टेट सब्जेक्ट पर सेंटर लॉ बनाए, तो पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है। एग्जैक्टली। फिर आता है दूसरा दरवाजा, आर्टिकल 250। ये तब एक्टिवेट होता है जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो। ऐसे टाइम पे देश की सिक्योरिटी सबसे ऊपर होती है, तो स्टेट्स की लेजिस्लेटिव पावर सेंटर के हाथ में चली जाती है। और तीसरा दरवाजा बड़ा अजीब और इंटरेस्टिंग है, आर्टिकल 252। इसमें सेंटर खुद कुछ नहीं करता। हाँ, इसमें 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स खुद चलकर पार्लियामेंट के पास आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा एक कॉमन इशू है, आप प्लीज इस स्टेट सब्जेक्ट पर हमारे लिए कानून बना दीजिए। जैसे वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कई स्टेट्स ने मिलकर सेंटर से अपील की थी। उसके बाद आता है चौथा दरवाजा, आर्टिकल 253, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ा है। ये समझना बहुत जरूरी है। इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। हाँ, मान लीजिए इंडिया ने पेरिस में जाकर क्लाइमेट चेंज पर एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन कर ली कि हम आने वाले 5 सालों में अपना कार्बन एमिशन आधा कर देंगे। अब एमिशन कम करने के लिए स्टेट्स के अंदर जो फैक्ट्रीज चल रही हैं, उन पर स्ट्रिक्ट रूल्स लगाने होंगे।
लेकिन इंडस्ट्रीज तो स्टेट का सब्जेक्ट हो सकता है। तो कोई स्टेट बोल देगा कि हम अपनी फैक्ट्रीज बंद नहीं करेंगे, ये हमारी लिस्ट का सब्जेक्ट है। बस यही आर्टिकल 253 पार्लियामेंट को पावर देता है कि किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है और स्टेट उसे रोक नहीं सकता। और पांचवा आखिरी दरवाजा है आर्टिकल 356। जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए और वहां प्रेसिडेंट्स रूल लग जाए, तब उस स्टेट की असेंबली सस्पेंड हो जाती है और उसके लिए कानून बनाने का सारा काम सीधा पार्लियामेंट करती है। ये 5 सिचुएशन साफ दिखाती हैं कि इंडिया टेक्निकली अमेरिका जैसा ट्रू फेडरेशन नहीं है। अमेरिका में तो सेंटर और स्टेट अपने अपने एरियाज में सुप्रीम है। बिल्कुल नहीं है इंडिया वैसा। इस पॉइंट को एससी ने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963 के केस में परफेक्टली एक्सप्लेन किया था। इस केस का बैकग्राउंड भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हुआ ये था कि पार्लियामेंट ने कोल बेरिंग एरियाज एक्ट पास किया, जिसके मुताबिक सेंटर किसी भी स्टेट के अंदर कोयले की खदानों यानी कोल माइंस की जमीन एक्वायर कर सकती थी। और वेस्ट बंगाल ने केस कर दिया। उनका लॉजिक था कि हम एक सॉवरेन स्टेट है, ये हमारी जमीन है, सेंटर हमारी प्रॉपर्टी जबरदस्ती कैसे छीन सकता है, ये तो फेडरलिज्म के खिलाफ है। लेकिन एससी ने उनकी अपील सीधे खारिज कर दी। कोर्ट ने बहुत कड़े शब्दों में कहा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यूएस की तरह स्ट्रिक्टली फेडरल नहीं है। हमारे स्टेट्स कोई अलग देश नहीं थे जो किसी ट्रीटी से साथ आए हैं। इंडिया एक यूनियन है। वही, और जब भी नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी ना, तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी हमेशा स्टेट्स की ऑटोनॉमी से ऊपर रहेगी। तो इस डीप डाइव में हमने शक्तियों के इस पूरे मैट्रिक्स को कंप्लीटली डिकोड कर लिया है। पावर का इंजन आर्टिकल 246 है, डायरेक्शन 7th शेड्यूल की 3 लिस्ट्स देती हैं। और 42nd अमेंडमेंट ने एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में डालकर डायरेक्शन थोड़ी चेंज की। और जब कंकरेंट लिस्ट में टकराव होता है तो आर्टिकल 254 सेंटर को बॉस बनाता है, अनलेस प्रेसिडेंट असेंट दे दें। नए सब्जेक्ट्स आर्टिकल 248 के थ्रू रेजिड्यूरी पावर बनकर सेंटर के पास जाते हैं। और एंड में वो 5 स्पेशल सिचुएशंस जहां पार्लियामेंट सीधा स्टेट लिस्ट में एंटर करके लॉ बना सकती है। ये पूरा स्ट्रक्चर अब दिमाग में लॉक हो जाना चाहिए, हमेशा के लिए। 7th शेड्यूल एक्चुअली वो धागा है जो इस देश की विविधता और यूनिटी को बैलेंस करके रखता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सिर्फ एक टेक्स्ट बुक वर्ड नहीं है, ये सेंटर और स्टेट्स के बीच का प्रैक्टिकल एग्रीमेंट है। बिल्कुल सही कहा। इस एग्रीमेंट के बिना गवर्नेंस पॉसिबल ही नहीं है इंडिया में। लेकिन डिस्कशन खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। आज की दुनिया हाइपर कनेक्टेड है। इंटरनेट और डेटा ने स्टेट के बॉर्डर्स लगभग खत्म कर दिए हैं। सही बात है। तो क्या इस बदलती दुनिया में स्टेट लिस्ट की रेलेवेंस धीरे धीरे कम हो रही है? क्या आने वाले वक्त में और भी सब्जेक्ट्स को कंकरेंट लिस्ट में डालना जरूरी हो जाएगा, या ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए खतरनाक होगा? इस पर जरूर सोचिए। ये सोचने वाला सवाल तो डेफिनेटली है। अगर इस चर्चा से फेडरलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन का ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपके लिए शीशे की तरह साफ हो गया है, तो इस एपिसोड को शेयर जरूर करें और वकील साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही डीपर लीगल इनसाइट्स सीधा आपके मेमोरी में लॉक होती हैं।